मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार त्यागी एक बार फिर रूस और यूक्रेन युद्ध पर कुछ चर्चा करते हुए, ये युद्ध उस तरफ बढ़ने लगा है जिस तरफ जाने की इसकी आशंका सभी लोग लगा रहे थे। मगर अब स्थिति ये है कि धीरे धीरे ये युद्ध रशिया के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। जितना आसान समझा जाता था, क्योंकि यूक्रेन और रशियन की जो मिलिट्री माइट है उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत गैप है, लेकिन उस गैप को नाटो और यूएसए ने मिलकर लगभग पाट दिया है। और अब हालत ये है कि जो युद्ध यूक्रेन की धरती पर लड़ा जा रहा था वो बराबर मात्रा में और कहीं ज़्यादा तीव्रता से, सटीकता से अब रशियन की भूमि पर पहुंच गया है। दूसरा बड़ा कारण, रशिया का युद्ध यूक्रेन के साथ केवल मिलिट्री बॉन्डेड या मिलिट्री कंसर्न नहीं है। यूएस और नाटो देशों ने रशिया की हर कमजोर कड़ी पर होमवर्क किया हुआ है। रशिया एक विशाल देश है, बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत तरह के लोग रहते हैं। पुतिन से असंतुष्ट भी कुछ ग्रुप्स हैं। उन सब पर बड़ी बारीकी से यूएस और नाटो ने काम किया है। जो मेरा आकलन पहले भी था कि ऐसा होगा। रशिया को एक तरफ से नहीं, उसको अजगर मानकर खाली मुंह की तरफ से नहीं, पूछ, पेट और सभी दिशाओं से वार करने का यूएस और नाटो का इरादा है। ये बात सर्वविदित है कि यूएस को यूक्रेन से कोई सहानुभूति नहीं है, ना ही उनके लोगों से लगाव है, ना ही वो शांति के लिए काम कर रहा है। मगर यूक्रेन उसके लिए ऐसा कंधा साबित हुआ। कितनी मजबूत बंदूक चलाता रहे, कब तक चलाता रहे, यूक्रेन मना करने वाला नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं कि अगर रशिया कन्वेंशनल वार, मतलब नो न्यूक्लियर वार, मतलब जो पारंपरिक हथियारों से लड़ाई में यूक्रेन से हारता है या यूक्रेन से समझौते की टेबल पर रशिया आता है, तो बात केवल यहाँ तक हो जाएगी कि रशिया ने जो हाल ही में यूक्रेन का 15-16% कब्जा किया उसको छोड़ देगा और बात समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं है। पहली बात तो समझौता होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? ये समझौता तब होता जब रशिया मजबूत स्थिति में होता। मजबूत स्थिति में आज के तारीख में रशिया नहीं है। नाटो एंड यूएस मजबूत है, वो इस बात को होने नहीं देगा। दूसरा, 1% कुछ हुआ भी तो समझौता यहाँ तक पहुँचेगा कि केवल हाल ही का 15% या 17% एरिया नहीं, क्रीमिया भी, जो कि रशिया ने 2014 में यूक्रेन से कब्जाया था, वापस होना चाहिए। अब सवाल ये होता है, अगर रशिया क्रीमिया को वापस करता है और कब्जा हुए क्षेत्र यूक्रेन के जो अभी हाल में किए हैं उन्हें वापस करता है, तो रशिया की हार माना जाएगा। रशिया इसके लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो रशिया एक ऐसे चंगुल में फंस चुका है। रूस ने अपनी गर्दन यूएस के हाथ में दे चुका है। क्यों? अगर रशिया कन्वेंशनल हार में हारना स्वीकार करता है तो उसको दबदबा जाता है, कमजोरी आती है, और रशिया एक वर्ल्ड पावर होने की अपनी, या महाशक्ति होने का अपना रुतबा कायम नहीं कर पाता है, जो बहुत मुश्किल होगा उसको ये बात पहचाना। अब दूसरी तरफ आते हैं
कि रशिया कितना ताकतवर है अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है, जो कि लास्ट रिसोर्ट होगा। मेरा ऐसा मानना है रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए से ज़्यादा है, मगर सवाल ये है कि जो नेटो प्लस यूएस कंट्रीज़ का कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम, इकोनॉमी और उनकी जो नीति है रशिया के खिलाफ, वो भारी पड़ती है रशिया की इस ताकत पर। अभी हाल में देखा, कहा जाता था रशिया ब्लैक सी का शेर है, ब्लैक सी में उसका दबदबा रहता है, हमेशा बना रहेगा। लेकिन अभी हाल में क्या हो रहा है, यूक्रेन कभी भी जब चाहता है 2 या 3 शिप्स को डुबो देता है, और शिप्स नाकाम हो रहे हैं अपनी खुद की रक्षा करने में। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने 2 से 3 दिन के अंदर उनके 5 फाइटर एयरक्राफ्ट को निशानाबूद कर दिया था, उसमें एक अच्छा बम्बर भी था उनका। तो जो कैलकुलेशन यूएस द्वारा निर्देशित यूक्रेन मिलिट्री करती है, वो कैलकुलेशन रशिया करने में नाकामयाब है। वो क्या करते हैं, वो पिन पॉइंट असल्ट करते हैं यूक्रेन वाले, जहाज डुबोते हैं, क्रीमिया पर हमला करते हैं, रिफाइनरी हमला करते हैं। रशिया क्या करता है, अगले 2 दिन तक खाली बम बरसा देता है, मिसाइल बरसा देता है। और हालत ये है, अभी यूक्रेन के स्पेस में, एयर स्पेस में रशियंस बम्बर्स एंड फाइटर प्लेन्स जाने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनका जो एंटी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो काफ़ी मजबूत हो चुका है। और उनकी लगातार कोशिश है कि और ज़्यादा मॉडर्न हथियार यूएसए से, जर्मनी से, चेक रिपब्लिक से, पोलैंड से, फ्रांस से, जहाँ से मिलता है लें और मजबूत करें। रशिया का मनोबल इस वक्त कम है, और छोटे छोटे देशों का हौसला, लातविया, मोल्डोवा, एस्टोनिया, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो भी रशिया की धमकी से ना असर है। वो भी नेटो का साथ देने को आतुर हैं और अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अगर रशिया ने कुछ हमला किया तो वो उसका सामना करेंगे। ये शक्ति कहाँ से मिली, हौसला कहाँ से आया? ये हौसला नाटो और यूएस की पॉलिसी का रिजल्ट है। मुझे अफसोस है, रशिया ये सब कैलकुलेशन करने में नाकामयाब रहा। रशिया ने अपने आप को इसमें झोंक दिया। अभी हाल में रशिया के कर्स्क शहर में जो आतंकवादी हमला कहा गया हुआ, उसमें 33 लोग रशियंस मारे गए। यूएस ने डिक्लेयर कर दिया था, पहले ही चेतावनी दी थी कि ये हमला हो सकता है। यूएस को यूक्रेन की पूरी जानकारी थी, उनका द्वारा प्रायोजित हमला था। भले ही इसमें फ्रंट फेस इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रहे, आईएसआईएस रहे या खुरासान ग्रुप रहे, वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पूरा, इसकी फंडिंग, इसकी प्लानिंग, पूरा काम एंटी रशियंस लॉबी का था। और ये हमले आगे भी हो सकते हैं। तो पुतिन की वार खाली बॉर्डर पे वार नहीं है, मिलिट्री से मिलिट्री की वार नहीं है। रशिया को चारों तरफ से नोचने के लिए ये सभी देश तैयार बैठे हैं। उनके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि अगर यूक्रेन की हार हो गई तो रशिया अष्टवाहिल यूएसएसआर हो जाएगा और पुतिन बाकी देशों को एक एक करके रशियन फेडरेशन में मिला लेंगे, जैसे कि पहले था। लेकिन ये बात अब दूर की कौड़ी लगती है। न्यूज़ में आता है कि रशिया ने बहुत प्लान किया हुआ है, वो पोलैंड पे हमला कर सकता है, ब्रिटेन पे कर सकता है, मोल्डोवा पे हमला करेगा। मुझे लगता है
ये मिस कैलकुलेशन है। रशिया को यूक्रेन से बाइज्जत बरी होना ही मुश्किल पड़ रहा है। जो आदमी वहाँ फंस गया है वो कैसे किसी देश पर हमला करेगा। मैं तो ये समझता हूँ अगर यूक्रेन से समझौता हो भी गया, शांति हो भी गई, तो अगले 10 साल तक रशिया किसी छोटे देश पर भी हमला नहीं करेगा। उसकी स्थिति खराब हो चुकी है। बड़े अफसोस की बात है, इतना बड़ा देश और उसके एयरक्राफ्ट्स हैंगर्स में टारगेट हो रहे हैं, उसकी शिप्स पूरा फ्लीट्स ब्लैक सी में टारगेट हो रही है, रिफाइनरीज टारगेट्स हो रही हैं, उसके पास ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से अपने आप को डिफेंड करने के लिए पर्याप्त और बेहतर साधन नहीं है। रशिया को ये गलती बहुत पीछे ले जा चुकी है। अभी उसकी इमेज को डैमेज इतना हो चुका है कि शायद कवर करना मुश्किल होगा। अब सवाल उठता है कि अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो क्या होगा। मैं तो जानता हूँ न्यूक्लियर वार हुआ तो बर्बादी अवश्य होगी। रशिया यूएस को नुकसान पहुंचा सकता है, ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मगर जब वार का एंड होगा तो ये सब देश जैसे हैं देश बने रहेंगे, लेकिन आज का रशिया न्यूक्लियर वार के बाद का रशिया सेम नहीं होगा। रशिया को बर्बाद कर दिया जाएगा, रशिया को टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, और टुकड़े भी इतने छोटे छोटे और जितने हो सकते हैं उतने करने की कोशिश की जाएगी। यूएस शांति नहीं चाहता, क्योंकि यूएस ने रशिया को 2 साल तक क्या देखा है वार में कि इसको थका देना है, इसकी पूरी ताकत इसकी मिलिट्री कमज़ोर करने का है, इसकी स्टडी करने का है। अगर ये मजबूत निकला तो मानवता और शांति का बहाना लेकर यूएस यूक्रेन को टेल पर लाया जाएगा और यूएस आराम से निकल जाएगा। लेकिन यूएस ने ऑब्जर्व कर लिया, नाटो ऑब्जर्व कर लिया कि रशिया में वो दमखम नहीं रहा जो होने का वो दावा करता था, और यूएसए सोचता है कि रशिया को कमज़ोर करने का, डिसइंटीग्रेट करने का ये मौका अगर गया तो शायद फिर कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। वार अब स्टेबलाइज हो चुकी है, यूक्रेनियन नागरिकों को वार की आदत हो चुकी है, वो उन अन्य देशों में रिफ्यूजी रहकर अपनी रोजी रोटी शुरू कर चुके हैं, अपना जीवन यापन शुरू कर चुके हैं। जेलेंस्की पर सिटीजन्स ऑफ यूक्रेन का कोई मेंटली प्रेशर भी नहीं है कि वार ख़त्म की जाए, लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट पर रशियन लोगों का मानसिक दबाव है, प्रेशर है कि वार जल्दी ख़त्म की जाए। सवाल यह है कि इस तरफ घूमा क्यों। रशिया की बहुत बड़ी गलती रही। रशिया ने जब से टूटा है उसके बाद से भी अपने पड़ोसी देशों से या विश्व के अन्य देशों से कोई संगठन, कोई ट्रीटी या कोई डिफेंसिव पॉलिसी या फिर ऑफेंसिव पॉलिसी का ऐसे कुछ फॉर्मल ग्रुपिज्म नहीं किया, जबकि यूएसए ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया और उसकी लॉबी अगेंस्ट रशिया बढ़ती गई। यूएसए साहब ने सिर्फ एक किया, हथियारों को जखीरा खड़ा किया, उनको ज़्यादा भयानक मजबूत बनाया, कोशिश की कि ये शक्ति काफ़ी होगी यूएस और उनके दुश्मनों को काउंटरैक्ट करने के लिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि विश्व में इंटर कंट्री रिलेशनशिप भी बहुत काम करती है, डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। उस तरफ रशिया पिछड़ गया।
मुझे आशंका है कि यूएस इसको नहीं होने देगा और रशिया का इस चंगुल से निकलना मुझे फ़िलहाल बहुत मुश्किल, और निकला भी तो बेइज्जत होकर निकलेगा। और रशिया के जो पुतिन ने चाहा था कि तुम रशिया के एक बहुत पैट्रोटिज्म लीडर बन जाओ, वो दूर का सपना हो चुका है और कभी न पूरा होने वाला सपना भी हो चुका है। अगर रशिया ने न्यूक्लियर वार का ऑप्शन चूज किया तो वो बाकी देशों के लिए, उनके दुश्मनों के लिए नुकसानदायक होगा या नहीं, मगर रशिया के लिए ये सुसाइडल स्टेप होगा। मेरा जहाँ तक मानना है, जो वर्तमान युद्ध चल रहा है उसको कन्वेंशनल वार के थ्रू ही रशिया को जीतना होगा, इसी लाइन पर। मगर ये डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है। क्यों? जो यूरोपियन नेशंस हैं और यूएस प्लस नेटोज हैं, वो ऐसा न होने की कसम खाए बैठे हैं। रशिया ने कोशिश की यूएस को गल्फ में फंसाने की, मगर यूएस और उसके साथी वहाँ भी ट्रैप में नहीं आ पाए और वो बहुत धीरे धीरे और बहुत दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल और हमास की वार कुछ नहीं है, आउटकम ऑफ यूक्रेन रशिया वार है। अगर यूक्रेन रशिया वार नहीं होता तो इजराइल और हमास का युद्ध भी फिलहाल नहीं होता। रशिया ने कोशिश की यूएस को उधर एंगेज करने की, मगर यूएस में फिलहाल और नेटो में इतनी शक्ति है, दे आर एबल टू हैंडल both the crises simultaneously. Now, third comes to China, which is effortlessly trying to have influence on Vietnam and the Philippines. But let me remind you, US still will not let it lose there, because US की लॉबी वहाँ भी कम ताकतवर नहीं है। वियतनाम को वो सभी तरह के आर्म्स एम्यूनिशन दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, अपना सैनिक अड्डा भी बनाया हुआ है, नेवी की पेट्रोलिंग कंटिन्यूस जारी है। साउथ कोरिया में भी यूएस का हस्तक्षेप है और जापान में भी यूएस के स्टेशंस हैं। तो मैं नहीं समझता आज की तारीख में यूएस इधर भी पीछे है। और मेरा मानना है, अगर रशिया यूक्रेन में हारता है, जो कि लग रहा है, उसको एक बहुत हिसाब से निकलना पड़ जाएगा उसमें से, जो मेरे को लगता है, तो फिर चाइना का ये सपना कि ताइवान और फिलीपींस पर कब्जा कर लूँ, शायद दूर की कोड़ी साबित होगा। हो सकता था अगर रशिया उधर जीतता और ज़्यादा यूएस गल्फ में फंसता, यूएस कमज़ोर समझता अपने को, रशिया पावरफुल निकलता, तो चाइना के हौसले बढ़ सकते थे। मगर चाइना के हौसले बढ़ेंगे नहीं। सिचुएशन इस तरह का है, देखते हैं वार किस तरफ जाता है। लेकिन मुझे आज की तारीख में भी और आने वाले वक्त में भी सबसे ज़्यादा लूजर कंट्री, पैसे के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, आर्म्स एम्यूनिशन के हिसाब से, मिलिट्रीली और इज्जत आबरू के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा नुकसान रूस का होने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।